जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके सुझाव है या कमेंट है वो भी करना ना भूलें। मित्रों, एक भाई साहब ने एक स्टेटमेंट मुझे भेजी है। भाई साहब कहते हैं कि आप सब्सक्राइबर आपके तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एपिसोड सब्सक्राइबर की संख्या से ज़्यादा हो जाए। नहीं, ये तो प्रेम से लिखा है। भाई साहब धन्यवाद। मैं इसे आपकी चिंता मानता हूँ। आप आश्वस्त रहे। और ये देखिए ना कि हम बाकी के जो हिस्ट्री में काम करने वाले यूट्यूबर हैं उनकी रेस में हम हैं क्या। आप मेरा कंटेंट देखिए, आप समझ जाओगे कि हम तो रेस में ही नहीं है। और हम वो बूट चाट के पैसा कमाना भी हमको नहीं है ना। रही बात सब्सक्राइबर की, तो मेरा मानना ये है कि हम जैसे इतिहास में जैसे डिटेलिंग कर रहे हैं, उसका विश्लेषण भी कर रहे हैं, अगर सब्सक्राइबर को रुचि है तो ही वो सुनेगा। उदाहरण के तौर पे मैं मेरा घर का बताता हूँ। मेरी बहन है। अब मेरी बहन मेरी सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। अब क्या क्या कहें उसे। उनको इतिहास सब्जेक्ट ही पसंद नहीं आता। अब भांजी का ले लो। भांजी का तो कॉमन का प्रश्न है कि मामा 1750 में ये हुआ वो हुआ। हाँ मानती हूँ सब हुआ। भाई मैं क्या करूँ, जो हो गया 350 साल हो गए, अब मैं क्या करूँ। हाँ, अब बताओ, इन जैसे ये हमारे युवा हैं, जेन एक्स नहीं क्या कहते हैं, जेन एक्स कहते हैं कुछ, तो ऐसे भारत में 90 करोड़ हिंदू आज रह रहे हैं। बताओ। हाँ, अब यथाशक्ति उनकी सोच बदलने का प्रयास तो लगातार मेरा जारी है, आप देख रहे हो। और मैं ना मित्रों सही मानूं बता दूं, मैं बहुत आशावादी हूँ। हाँ, ये हम देखते हैं कि शहर की तकरीबन 35-40% महिलाएं, अब मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ और मैं कुछ न्यायालय से घबराता नहीं हूँ। हाँ, इसके लिए नहीं, मैं खुद ऐसा मानता हूँ कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो वैयक्तिक होती हैं, इसके लिए मैं ये उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। अब शहर की महिलाएं सिंदूर लगाना छोड़ चुकी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू नहीं रही। वो बिल्कुल हिंदू है। ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि वो सिंदूर लगाना छोड़ चुकी है। हाँ, दोष तो उनमें कुछ नहीं है और उनका भी नहीं है। ये 190 साल की अब सीख ही हमारी ऐसी है कि हम सीखते सीखते सोच में हमारी बदलाव होते 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 आज का दिन हम देख रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगले 15-20 सालों में इस सोच में परिवर्तन जरूर होगा। आप देखते जाइए। क्यों बता रहा हूँ, कल परसों कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय जी ने मांग भरी सिंदूर लगाए साड़ी में अपना फोटो खिंचवाया है। आपने देखा होगा ना, सफ़ेद साड़ी है और बहुत गहरे रंग का सिंदूर है। पूरी दुनिया में वो फोटो पहुंचा है। आपने फोटो गौर किया? केवल अद्भुत है, केवल अद्भुत। उसके पीछे का मैसेज बड़ा क्लियर ऐश्वर्या राय जी ने दिया है। हाँ, अब आप क्या सोचते हो, इसके परिणाम नहीं होंगे? बहुत सारे होंगे। मांग और सिंदूर को हमारी माता के तथा कथित पुरुष प्रधान सोसाइटी में विवशता बना दिया था 150 साल से, है ना। माता जकड़ी हुई माताएं शायद उन्होंने प्रदर्शित की थी, और माताएं मांग और सिंदूर भरे और अपने पति का नाम लेके काम करे तो वो तो बहुत जकड़ी हुई माता है, स्त्री है।
150 साल से तो यही सुनने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मित्रों, यकीन रखो, ये हिंदू मान्यताएं खत्म नहीं कर पाए, ना गोरे कर पाए, ना वामपंथी कर पाए। वैसे बता दूं, यूरोप में महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है उसके भी 200 एपिसोड मुझे करने पड़ेंगे। इतना इतिहास उनका खराब इतिहास है। 1582 तक विच हंट के नाम पे महिलाओं को ये जलाने वाले, अनंत प्रकार की याचना देने वाले ये वहशी दरिंदे जब भारत में आए तो भारत के महिलाओं के मस्तिष्क में, है ना, मांग सिंदूर ये घटिया प्रतिवादी रूढ़वादी है, हिंदू मान्यताओं को घटिया रूढ़वादी कहलाने का काम इन गोरो भांडों ने किया, जो विच हंट कह के अपने यहाँ पे नारी की प्रताड़ना करते थे। बताओ, हाँ? जितना चाहे नंगा चाहे पुरुषों से शादी करवाए, हिंदू संस्कृति को, हिंदू परंपराओं को, हिंदू सभ्यता को नष्ट करने का अनंत प्रयास गत 200 साल से ये लोग कर रहे हैं। वैसे 1000 साल से, लेकिन उनका तरीका अलग था, इनका तरीका अलग है। इनका तरीका ज़्यादा शातिर है। पूरे जगत का एक अंतिम सत्य जो मैंने बार बार कहा है, हमारे अकेले हिंदुओं के शास्त्रियों ने शक्ति को नारी शक्ति माना है। आप अड़ोस पड़ोस में देखो, आपके यहाँ पे मित्रों, जिस घर में महिला का सम्मान नहीं होता उस घर में शांति आप कभी भी नहीं पाओगे। अगर झूठ है तो बोलो, कमेंट करो। अगर महिला का सम्मान नहीं होता, या फिर कोई महिला ऐसी है जो जिसने अपने घर पे ध्यान देना छोड़ दिया है, घर का क्या होता है, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक, इन तीनों तौर पे पूरा घर वो कमज़ोर होता है या होने लग जाता है। ये मेरे सामान्य ऑब्जर्वेशन है, झूठ भी हो सकते हैं। अगर झूठ है तो आप तर्क देके मुझे समझाओ। हमारे हिंदू सभ्यता में हर परिवार की रीढ़ की हड्डी हमारी ये नारी माता है। क्योंकि वह मात्र शरीर नहीं है, वो शक्ति रूप का प्रत्यक्ष स्वरूप है, ये हमारा मानना है। इन छिछोरे, ये शहरी और ये पाश्चात्य संस्कृति के स्वैराचार के भूखे नंगे जो घूम रहे हैं ना शहरों में, अब उनको अगर हमें समझाना है तो भाई 2-4 पीढ़ी तो और 100% निकल जाएगी। इतने जल्दी ये काम नहीं होगा कि जादू की छड़ी तो किसके पास है नहीं कि घुमाई उनके सोच विचार बदले। आहिस्ता आहिस्ता उदाहरण देके बदलेंगे ज़रूर, क्योंकि मैं आशावादी हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हिंदी में जो कहावत है ना, वो घर का भूला शाम को लौट के आखिर घर ही आता है, तो ये भी मैं भूले ही मानता हूँ इनको। क्योंकि इनकी क्या गलती है, इन्होंने जो देखा इन्होंने वो अपनाया। भाई दिखाया क्यों? तो माँ बाप को भी माँ बाप का गला पकड़ो। फिर बच्चों की क्या गलती है? अगर 3 साल की 4 साल की अगर बच्चा है और उस बच्चे को बर्थडे 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 कह के आप मोमबत्ती फूकने दोगे, आगे अगर वो बच्चा 40 साल का बनेगा तो वो क्या करेगा? मोमबत्ती तो फूकेगा। हमारे यहाँ पे औक्षण होता है, हमारे यहाँ पे ज्योति को भस्म नहीं किया जाता, हमारे यहाँ पे प्रकाश जलाया जाता है। तो चलो वो बहुत बड़ा विषय है, बस हमें अगर जो सही लगता है, जो हमारी सभ्यता है, हिंदू सभ्यता है, उसके अनुसार काम करते रहना है बस। मित्रों, आज थोड़ा लंबा होला, लेकिन क्या करूँ, मैं विषयांतर इसको नहीं मानता।
हाँ, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी भारत भू के सामाजिक जो अव्यवस्था अब हुई है उसका ये दर्शक था, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। अब चलते हैं विषय पे हमारे। 1 अगस्त 1760 को मराठों ने लाल किले पे भगवा लहराया। दिल्ली के अशराफ, ये रोहिलाखंड और बुंदेलखंड के चौनी छाप नवाब, रियासतदार शुजा और स्वयं अब्दाली भी मराठों के दिल्ली के आने से बौखलाए थे। गोविंद पंत पर अवध और रोहिलाखंड का अच्छा खासा दबाव बन गया था। चारों दिशा में सभी सेनाओं की हलचल बड़ी तेज हुई थी। शह, काटशह, अफवाह, धर्मांधता का बाजार पूरे उत्तर भारत में गर्म हो गया था। अब्दाली और भाऊ, इनकी संधि वार्ता की जो हलचलें थी वो अब्दाली ने तेज कर दी थी। शुजा खुद को इसमें मध्यस्थ बनाना चाहता था, लेकिन उसमें हाफिज रहमत, ये अहमद शाह बंगश और हमारा पुराना निष्कासित मुस्लिम वजीर शहाबुद्दीन, इनको इस संधि से पूर्णतः दूर रखना चाहता था। ऐसा उसने पत्र लिखा है। हमने अब्दाली का पक्ष चुना है, लेकिन श्रीमंत हम पे विश्वास रखे। यहाँ यानी अब्दाली के छावनी में या अब्दाली के पास होते हुए भी श्रीमंत के मंसूबेनुरूप सभी कार्य करने के लिए मैं कर्तव्यबद्ध हूँ। अब बताओ, ये शुजा चाशनी में डुबो के झूठ भाऊ को लिख रहा है, लेकिन अब इस बार भाऊ के तुरंत पकड़ में इसका झूठ आ गया। भाऊ ने शिवराम भट्ट साठे, एक वकील था, मैंने उसका नाम लिया था लास्ट एपिसोड में। मूलतः ये नागपुर के भोसलों के पास था, लेकिन फिर भोसले के पास था तो पटना भी वही जाता था बातचीत करने। ये अली गौहर जवान बख्त को जो दिल्ली लेके आया, उस वक्त भी यही शिवराम पंत साठे थे। तो इस शिवराम पंत साठे, ये संधि का जो अब विषय निकला अब्दाली और भाऊ में, तो ये संधि के विषय में गोविंद पंत के साथ शिवराम भट्ट साठे भी बड़ा सक्रिय हमें दिखता है। मराठों का मित्रों 2.5 महीने का ये दिल्ली पर कब्जा जो बना है ना, ये सभी उत्तर भारतीय मोमिनों को बड़ा चुभ रहा था भाई, बड़ा चुभ रहा था। अब यमुना के इस पार पठान थे और उस पार दिल्ली के साइड मराठे थे। लगभग दोनों की मिला के 2.5 से 3 लाख खड़ी फौज उस इलाके में थी। दोनों सेना के साथ हाथी, ऊंट, घोड़े, बाकी के जो मवेशी होते हैं, बैल वगैरह, ये सब वर्षा ऋतु में उनके साथ थे वहाँ पे। तो हम समझ सकते हैं पूरी व्यवस्था वहाँ, उस क्षेत्र की व्यवस्था, अन्य धन्य की व्यवस्था पे कितना बोझ पड़ा होगा, हम समझ सकते हैं आज। वहाँ की सामान्य जनता जो थी, सामान्य जो किसान थे, वो अपने खेत में बुनाई भी उस वक्त, उस साल ठीक ढंग से कर नहीं पाए, क्योंकि अनिश्चित भविष्य को लेकर वो भी बड़े परेशान थे। पूरे इलाके में मित्रों एक अजीब प्रकार की अव्यवस्थता, अस्ताव्यस्तता वहाँ पे आ गई थी। शक्तिहीन थे सामान्य जनता, तो ये सामान्य जनता के साथ ये चिरकुट और चौनी छाप नवाब, आमिर या बाकी के जो रियासतदार थे ना ये इन दोनों की विशाल सेना देखते थे तो उनके आगे इन सब की कुछ नहीं चलती थी। सब
परेशान थे, सब नाराज थे, सामान्य जनता भी नाराज थी, ये चिरकुट चवन्नी छाप नवाब नाराज थे, अमीर नाराज थे, रियासतदार नाराज थे, साहूकार नाराज थे, व्यापारी नाराज थे, सब। क्योंकि आप साइज देखो, इतने छोटे प्रदेश में 2.5 से 3 लाख खड़ी फौज खड़ी थी मवेशियों के साथ। इन सब का बोझ उस इलाके की सामान्य जनता पे था, इसलिए वो परेशान थे। लेकिन क्या करें, अब ये शक्तिहीन थे तो उनका कुछ नहीं झेल सका। मैं सादी सरल भाषा में बताता हूँ। आप ना दिल्ली को केंद्र करो, और दिल्ली को केंद्र करके साधारण पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में आप देखोगे तो लगभग 150-200 किलोमीटर परिधि अगर आप मन में लाए तो उस पूरे क्षेत्र में ये सब सैन्य खड़ी थी। तो जाहिर है सामान्य जनता इन दोनों फौजों से त्रस्त थी, क्योंकि दोनों फौजें उनको परेशान करती थी। और वहाँ के इलाके में जो सत्ता थी, उस सत्ता में 90% मुस्लिम वर्चस्ववादी थे। 10 अगस्त का भाऊ का एक मित्र पत्र है। भाऊ कहता है अब्दाली की सेना में फूट पड़ने लगी है, जो उसके सूत्रों ने उसे शायद बताया होगा। पंत को लिखता है, जो आपके पास उसके फौजी आएंगे तो उन्हें 1 लाख रुपए की राशि देके यहाँ मेरे पास उन्हें लेके आए। आगे और फूट करने की हमारी कोशिशें जारी रहेगी। तो सीधा साधा बाऊ का संदेश है कि फूट, शायद मैंने ये तो बताया आपको कि फूट डालने की कोशिशें दिल्ली में तो कर रहा था, लेकिन दिल्ली में नाकामयाब रहा, तो शायद आगे फिर रोहिला खंड में भी उसने कोशिशें जारी रखी थी। गंगा घाट पे सोरम के नज़दीक नाव के पुल की व्यवस्था करनी होगी। अगर वो हो जाए तो अब्दाली के साथ गए रोहिला बेखौफ होके स्वदेश लौटेंगे। ये भाऊ के विचार देखो, उसकी सोच देखो मित्रों। भाऊ लिखता है रोहिला स्वदेश लौटेंगे। ये क्या है, क्या कहेंगे इसे? तो रोहिला खंड रोहिला का हो गया, वो स्वदेश हो गया उनका, या भारत भी स्वदेश हो गई? मैं क्या कहेंगे इसे? भोलापन कहेंगे, स्वच्छ सुलभ विचार कहेंगे, या हमारी हिंदू जो उदारता का संस्कार है, या फिर सावरकर जी कहते हैं उस, तो वो सद्गुण विकृति से आप मानोगे? क्या कहेंगे? आज भी वाक्य देखिए, रोहिला बेखौफ स्वदेश लौटेंगे। मैं भाऊ को ज्यादा विश्वास है रोहिला पे। हाँ, आज भी उसे भाऊ को आशा थी कि रोहिला स्वदेश लौटेंगे। स्वदेश यानी अपनी भारत भूमि के पास। भाऊ मात्र 100-150 साल पहले ये सब बुक्कड़ भिखमंगे सिर्फ नौकरी करने के लिए ये धर्मांध जानवर यहाँ पे लौटे हैं। ये इनका स्वदेश नहीं है। अगर इनको स्वदेश लौटना होता तो उनको तो अफगानिस्तान लौटना चाहिए, क्योंकि वो उनका स्वदेश है। यहाँ पे तो नौकरी करने आए थे। हाँ, उदाहरण देखो, कर्णावती यानी आज का अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद। कर्णावती में अवैध निर्माण हमारे वीर गृह मंत्री सिंघवी जी ने अभी हटाया है। तकरीबन अगर मैं झूठ नहीं हूं तो 2-2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 8,500 मकानों पे बुलडोजर चला है। ये हमारे मुसलंडे टीवी पे रंडी रोना गा रहे हैं, हमारा सब बुजड़ गया, अब हम कहाँ जाएंगे। क्यों? हाँ, अरे भिखमंगो, जहां से आए हो वहां भाग जाओ। धरती का बोझ सालो। हाँ, सबको लूट का माल चाहिए, और वो भी काफिर का माल चाहिए। काम धाम तो करना नहीं है।
वो कोई कहते हैं एक दबंग पठान था, हाँ, वो उनको 5-5 लाख रुपए लेके वहाँ पे चंदौली झील के पास बसा रहा था अवैध तरीके से अहमदाबाद में। जैसे बुलडोजर दिखा, हमारा पठान चूहा गायब, राजस्थान में जाके छुप गया। लेकिन फिर राजस्थान पुलिस ने डंडे मार के उसको निकाला, अब वो अंदर है। ये हालात है। अब हम कहेंगे अगर स्वदेश के वो जो गटर है ना आपके, वहां पे जाओ, जाके लेट जाओ आपके स्वदेश के गटरों में, और 20, 25, 50 जितना पैदा करना कर लो भाई। स्वदेश का गटर है, जाएंगे। स्वदेश उनको याद नहीं आएगा उस वक्त। हाँ, टीवी पे रंडी रोना गाएंगे, ये सेक्युलर मंडी की तवायफ के आगे नाचेंगे, हमारा तो सब उजड़ गया, अब हम क्या करेंगे। आप मानसिकता देखो, मैं बार बार ये मानसिकता आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनमें और हम में फर्क क्या है। और एक फर्क उदाहरण के तौर पे है, वैयक्तिक है, तो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरा खुद का एक वैयक्तिक अनुभव है। तो ये जो पुलिस का डंडा पठान ने लगाया ना, वैसे मेरे पिताजी ने मुझे डंडा दिखाया था कि भाई अगर दिमाग में ये करोगे ना, डंडे से मारूंगा मैं। 21 अगस्त 1760 का गोविंद पंत का मित्रों एक लेटर है। गोविंद पंत 21 अगस्त 1760 को लिखता है, यहाँ पठान सेना घबराई है, उन्हें हार और महामारी दोनों का डर सता रहा है। रोहिला तो पूरा बौखला गए हैं। मुझसे बार बार प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से आके मिल रहे हैं। शूजा अब्दाली के पास जाके पूरी तरह से फंस गए हैं। अकेला नजीब डट के खड़ा है। मल्हार राव के वकील से मिलने के लिए नजीब ने मना किया। ये पूरे एपिसोड में सबसे महत्वपूर्ण वाक्य ये है। धर्मपुत्र मल्हारबा ने उसे बनाया था ना। अगस्त 1760 में अब्दाली, शूजा सब मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन नजीब धर्मांधता से अंधा हो गया है। अब तो जिसने धर्मपुत्र माना है ना, उस बेचारे मल्हार बा के वकील से मिलने को भी उसने मना किया। देख लो आप। भाऊ के पास एक शिदाप्पा शेठ विरकर नामक एक पुणे से आया हुआ व्यापारी था। अब वो पूरी जितनी भी हमारी मराठी फौज थी, उनकी जो मांगे थी उनको पूरा करने वाला था। सारा जो लेन देन चल रहा था पैसे के मामले में, वो वीराप्पा शेठ विरकरी करता था। और अभी से नहीं, गत 50-60 साल से उसका ये व्यापार का धंधा पूर्वजों से वो करता आ रहा था। और भाऊ भी अकेले शिदाप्पा शेठ विरकर के जरिए ही उत्तर भारत में सारी लेन देन जो भी उसको करना है, वो सारी लेन देन वो कर रहा था। इसके आगे विरकर ने 1-2 बार विरकर का संदर्भ आया है, लेकिन मुझे लगा कि ये आपको बताना जरूरी है कि भाई 50,000 लोग अगर एक बंदा संभाल रहा है तो उसका अर्थकरण क्या है। क्योंकि वो भी तो जरूरी है। हमें सोचना कि भाई अर्थकरण कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि ये मोमिनों जैसे सब लुटेरे तो हम लोग नहीं हैं। एक सिस्टम बना होगा, वो सिस्टम के तरह ही हम लोग काम करेंगे। तो वो सिस्टम का एक भाग ये शिदाप्पा शेठ विरकर था, इसलिए मैंने उसका नाम अभी लिया। 29 अगस्त 1760 पंत वर्तमान लिखता है 29 अगस्त को। 21 अगस्त के पत्र में बता दिया था कि भाई ये रोहिलों का ऐसा है, पठानी सेना का ऐसा है, वगैरह वगैरह वगैरह। 8 दिन के बाद, आज का वर्तमान, 8 दिन के बाद का वर्तमान पंत लिखता है, हम संगर नदी पार करके ताल के ईशान
के किनारे पहुंच गए हैं। यहाँ लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है, नदियां भी उफान पे है। हम ईशान के किनारे पहुंचे। जब पठानों को इसकी खबर मिली तो वो तुरंत हमारे पास सुलूक करने के लिए अपने वकील उन्होंने भेजे थे। यहाँ पहुंचते ही मुझे बंगश का भी पत्र आया है। अहमद शाह पेशों के साथ रहना चाहता है। दूसरे दिन हम वहां से तिरवा पहुंचे। अभय का वचन हमसे लिए समर सिंह बघेला दौड़ते दौड़ते हमारे पास आ गए। वहां अब हमारी मराठी चौकी है, हमने लगाई है। हटिया में अपनी फौज, सरकार की फौज यानी सरकार की फौज की चौकी हम लगा रहे हैं। बिठूर में स्नान संध्या करके उमरगढ़ पहुंच ही जाएंगे। शुजा अनूप शहर जाके अब्दाली से मिला। पातशाही वजीरी पे उनमें चर्चा हो गई। अब्दाली ने पूरा काल चुप्पी साधी हुई थी। सबसे आखिर में अब्दाली शुजा से बोला कि आप अनूप शहर से सुरक्षित जल्द से जल्द निकल जाओ। अब्दाली इन सभी हमारे भारतीय मुसलमानों के स्वार्थ को अच्छी तरह समझ रहा था। देख लो मित्रों, अब्दाली भी समझ रहा है, क्योंकि अब्दाली, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था, अब्दाली धर्मांध बिल्कुल नहीं था गजनी या तैमूरलंग की तरह। वो तो पराक्रमी योद्धा था। अपने अब्दाली कबीले का बहुत बड़ा शौर्य दिखाने वाला योद्धा था। हा? एक सामान्य सैनिक से आज यहाँ तक तो वो अपनी शूरता के साथ ही तो पहुंचा था। लेकिन ये हमारे जो ये नालायक भांड है भारत के, उनके स्वार्थ को वो अच्छी तरह समझ रहा था। इसलिए जब शुजा बोल रहा था तो पंत लिखते हैं कि अब्दाली ने आखिर तक चुप्पी साधे हुई थी। अब्दाली कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन एक गर्वितार्थ भी है मित्रों पंत के पत्रों में। पंत ने कहा है कि बिठूर में स्नान संध्या करके उमरगढ़ पहुंच जाएंगे, यानी मराठे कानपुर तक आ गए थे। वंदे मातरम।